नमस्कार साथियों, आज के हमारे YouTube चैनल जीके राजेश चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए प्लस साथ में कंपटीशन लेवल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो आज का हमारा टॉपिक है मानव ब्लड या मानव रक्त, जिसके बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट बायो, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है मानव रक्त या ह्यूमन ब्लड, जिसके बारे में हम आज यहां पर अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि जो ब्लड या रक्त होता है वो होता क्या है। वो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। वो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है जो चिपचिपा और जल से थोड़ा सा भारी होता है। और जो ब्लड होता है, उस ब्लड का अध्ययन साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम हीमेटोलॉजी होता है। हीमेटोलॉजी उसे कहते हैं। इसके साथ में हम बात करते हैं कि जो मानव बॉडी होती है, उस मानव बॉडी में यह कहा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में ब्लड का आयतन 5 से 6 लीटर होता है। अर्थात हम बोलेंगे कि उस मानव बॉडी का जितना वजन होता है, जितना वेट होता है, उस वेट का 7 से 8% उनमें ब्लड होता है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं कि जो ब्लड है, उस ब्लड का जो पीएच मान या पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.3 से 7.4। अर्थात इसका जो माध्यम होता है वो होता है हल्का क्षारीय माध्यम। हल्का क्षारीय माध्यम। इसके साथ में हम यहां पर कहेंगे कि जो ब्लड या रक्त है, उस ब्लड या रक्त में जो यूरिया होती है, उस यूरिया की मात्रा 18 से 38 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड में पाई जाती है। साथ में हम यहां पर बोलेंगे कि जो ब्लड है, इस ब्लड में जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज की जो मात्रा है वो होती है 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड के अंतर्गत। साथ में हम यहां पर देखेंगे कि जो मानव ब्लड है, उस मानव ब्लड के अंतर्गत जो घटक होते हैं वो खास तौर से 2 होते हैं। नंबर 1 पर होता है प्लाज्मा और नंबर 2 पर होता है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, उनमें से सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करेंगे प्लाज्मा के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि जो मानव ब्लड का एक पार्ट होता है उसका नाम होता है प्लाज्मा। और यह प्लाज्मा इस ब्लड का एक तरल भाग होता है। एक तरल भाग होता है। इसके साथ में यह हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय माध्यम में होता है। साथ में जो टोटल ब्लड होता है, उस टोटल ब्लड का 55 यानी 55% हिस्सा प्लाज्मा के द्वारा बनाया जाता है। साथ में जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में 90 से 92% तक जल होता है और बाकी बचा हुआ 8 से 10% कार्बनिक और अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। जिनमें से जो कार्बनिक पदार्थ है, जिनमें से जो ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ है, उन ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थों में खास तौर से प्रोटीन पाया जाता है। अर्थात बोलेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। और प्रोटीन में खास प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। और ये दोनों के दोनों प्रोटीन ब्लड का थक्का बनाते हैं। अर्थात जिस स्थान पर चोट लगती है
और चोट लगने के बाद में थोड़ी देर बाद में जो ब्लड का थक्का बनता है, उस ब्लड का थक्का बनाने वाला जो प्रोटीन है वो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है, और उनमें से खास जो प्रोटीन है वो है फाइब्रिनोजन। और हमारी इस मानव बॉडी में फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण लीवर या यकृत में होता है। लीवर या यकृत जो है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, जो चॉकलेटी कलर के अंतर्गत 1.5 से 2 किलोग्राम वेट वाली या वजन वाली होती है। इसके साथ में इस कार्बनिक पदार्थों में इन दोनों प्रोटीन के अलावा तीसरा जो प्रोटीन होता है वो होता है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन। और दूसरा अगला प्रोटीन होता है वो होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन में अल्फा, बीटा और गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों में कुछ उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इन कार्बनिक पदार्थों में हार्मोन्स और एंजाइम भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं कि जो पहला प्रोटीन है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, और यह फाइब्रिनोजन प्रोटीन, यदि इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन के बारे में हम खास बात करें कि इसमें से यदि प्लाज्मा में से इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दिया जाता है तो फिर शेष बचा हुआ उसका जो पार्ट होता है वो सीरम कहलाता है। अर्थात फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा सीरम के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जो कंपटीशन लेवल के अंतर्गत पूछा जाता है। सीरम क्या होता है? फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा ही सीरम कहलाता है। इसके अलावा प्लाज्मा के कार्बनिक पदार्थों के अलावा हम बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थों की, अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो उसमें खास तौर से आता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोराइड आयन। और जिसमें से मेन जो मुख्य आयन होता है वो होता है सोडियम आयन, सोडियम आयन। इसके अलावा जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में 90 से 92% जल, बाकी बचा हुआ पार्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से खास मुख्य होता है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। ठीक है। इसके अलावा आगे हम यदि बात करते हैं कि ब्लड का जो दूसरा पार्ट या दूसरा जो भाग होता है उसका नाम होता है रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। और जो दूसरा पार्ट है उनको बोलेंगे रक्त कणिकाएं। और रक्त कणिकाएं जो होती है वो ब्लड का ठोस भाग होती है, वो ब्लड का ठोस भाग। इसके अलावा जो बचा हुआ इसका 45% हिस्सा ब्लड का, वो 45% भाग रक्त कणिकाओं के द्वारा बनाया जाता है। और जो ये रक्त कणिकाएं होती है ये खास तौर से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर आरबीसी, नंबर 2 पर डब्ल्यूबीसी, नंबर 3 पर बिंबाणु, जिनमें से हम सबसे पहले बात करेंगे आरबीसी के बारे में, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका। और इसे लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका के अलावा हम बोलेंगे रक्ताणु, हम बोलेंगे रक्ताणु। और जो ब्लड के अंतर्गत ये रक्त कणिकाएं होती है जो 45% हिस्सा बनाती है, उनमें से तीनों कणिकाओं में से रक्ताणु या आरबीसी एक ऐसी कणिका है जो ब्लड में 99 यानी 99% तक पाई जाती है। अर्थात 99% ब्लड के अंतर्गत जो ब्लड कणिका होती है उसमें से मेन कणिका होती है रक्ताणु या आरबीसी या रेड ब्लड कार्पल्स। आगे आरबीसी को सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक के द्वारा देखा गया था। ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक जिसको बोलते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और जो आरबीसी होती है
उसमें जो हम स्तनधारी प्राणी होते हैं, उन स्तनधारी प्राणियों के अंतर्गत जो आरबीसी है, उस आरबीसी में जो केंद्रक है वो अनुपस्थित होता है। परंतु यहाँ पर दो अपवाद है, एक तो है ऊंट और एक है लामा। जो दो ऐसे प्राणी है जो स्तनधारी प्राणी है, फिर भी उनकी आरबीसी में केंद्रक है उपस्थित या प्रेजेंट, जो यहाँ पर अपवाद है। और स्तनधारी प्राणियों की आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होने के कारण इसका जो आकार होता है वो वर्ताकार या डिस्क नुमा या चपटे आकार का पाया जाता है और यह बहुत ही छोटी होती है। इसके साथ में यदि हम इस आरबीसी की आगे बात करते हैं तो आरबीसी में स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी होती है हाथी की और सबसे छोटी आरबीसी होती है स्तनधारियों में कस्तूरी, मर्ग या हिरण की। और जो आरबीसी है उस आरबीसी में एक रेड कलर का वर्णक या लाल रंग का जो वर्णक होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अर्थात जो आरबीसी है उसमें लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन है। ये हमारी मानव बॉडी में आयरन या लौह तत्व के रूप में संचित रहता है। अर्थात हम बोलेंगे कि आरबीसी या हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वह होता है गैसों का परिवहन करना। इसमें जो हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने का कार्य करता है। इसके साथ में यदि हम आगे देखते हैं कि हमारी बॉडी में यदि आयरन तत्व की या लौह तत्व की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त अल्पता रोग हो जाता है, रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। अर्थात यहां पर हम बोलेंगे कि आरबीसी या हीमोग्लोबिन या फिर लोहा या आयरन तत्व की यदि हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो होने वाला रोग एनीमिया या रक्त अल्पता या रक्त क्षीणता रोग होता है। और यदि आरबीसी की संख्या हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो होने वाला रोग होता है पॉलीसाइथेमिया रोग। साथ में यदि हम बात करते हैं कि जो एक मेल और एक फीमेल होता है उनमें आरबीसी की संख्या कितनी कितनी होती है, तो जो नंबर ऑफ आरबीसी वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती है। और जो मेल है या पुरुष है उसमें होती है 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर और फीमेल में होती है 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। अर्थात मेल के अंतर्गत इसकी जो संख्या होती है वो बिल्कुल राइट तरीके पर होती है 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर और फीमेल में होती है वो होती है 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर। और ऐसा रीजन कि मेल में इसकी संख्या ज्यादा और फीमेल में इसकी संख्या कम, जबकि जो होने का कारण है वो एक ही कारण है कि जो मेल और फीमेल है उसमें जो फीमेल है उसमें जो माहवारी की घटना घटित होती है उस समय 150 ml ब्लड की हानि होती है और उस 150 ml ब्लड की हानि के कारण ही इस आरबीसी की संख्या मेल की अपेक्षा फीमेल में कम पाई जाती है। अर्थात मेल में इनकी संख्या ज्यादा होती है। अब हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ आरबीसी मेल में इतनी है, फीमेल में इतनी है, इनकी संख्या का जो काउंट करना है वो काउंट करने वाला जो उपकरण होता है, यंत्र होता है, उसका नाम होता है हीमोसाइटोमीटर। आगे हम बात करते हैं कि जो आरबीसी है उस आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल या लाइफ स्पेन वो होता है 120 दिन का। आगे हम बोलेंगे कि आरबीसी का जो निर्माण है वो हमारी बॉडी में कहां पर होता है। देखिए यदि भ्रूणीय अवस्था में होता है तो भ्रूणीय अवस्था में होता है इसका निर्माण यकृत
या लीवर तथा तिल्ली या जिसको बोलेंगे प्लीहा, इसके अंतर्गत भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है, जबकि वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हम यहां पर बात करते हैं कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर या तिल्लिया स्प्लेन में और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में। तो लीवर के बारे में हम सभी जानते हैं, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है जो चॉकलेटी कलर की होती है, और तिल्लिया प्लीहा हमारी बॉडी का एक ऐसा अंग होता है जिसको बोलते हैं ब्लड बैंक, अर्थात हमारी बॉडी में रुधिर बैंक की तरह कार्य करने वाला जो अंग होता है वो होता है तिल्लिया प्लीहा। और साथ में यहां पर एक बात और नोट करेंगे कि जो आरबीसी है उस आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, वो भी है तिल्लिया प्लीहा। और हम आगे बात करेंगे कि जो आरबीसी है वो आरबीसी प्रतिदिन हमारी बॉडी में से 1% नष्ट होती रहती है। और यहां पर हम यह बोलेंगे कि आरबीसी का निर्माण इस स्टेज में तो यहां पर हो रहा है और इस स्टेज में यहां पर हो रहा है, तो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है हमारी बॉडी में, उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? जो निर्माण की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का नाम होता है इरिथ्रोपोएसिस। अर्थात भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत, तिल्ली और प्लीहा में, और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में जो होता है उस निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का नाम इरिथ्रोपोएसिस होता है। अर्थात उसको इरिथ्रोपोएसिस के नाम से हम जानते हैं। और इस इरिथ्रोपोएसिस निर्माण की प्रक्रिया में टोटल 72 यानी 72 घंटे का समय लगता है। 72 घंटे का समय लगता है। साथ में हम बोलेंगे कि जो आरबीसी है उस आरबीसी के निर्माण में कौन कौन से विटामिन है जो भूमिका निभाते हैं। आरबीसी के निर्माण में 2 विटामिन है, एक तो विटामिन B12 है और एक विटामिन सी। ये दोनों के दोनों विटामिन इसके निर्माण में भूमिका निभाते हैं। अर्थात एक विटामिन B12 है जिसको बोलते हैं साइनोकोबालमिन विटामिन या कोबाल्ट धातु वाला विटामिन, और एक विटामिन सी। ये दोनों के दोनों विटामिन हैं जो मिलकर आरबीसी के निर्माण में भूमिका निभाते हैं, अर्थात इसके निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। आगे यदि हम बात करें कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है मानव में, परंतु सर्वाधिक आरबीसी का जीवन काल जिस प्राणी में होता है उस प्राणी का नाम होता है कुत्ता। कुत्ते में आरबीसी का जीवन काल सबसे ज्यादा होता है, और मानव बॉडी में इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, जबकि कुत्ते में इसका जीवन काल 124 दिन का होता है, जो सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा जैसे जो आरबीसी है उस आरबीसी को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक के द्वारा देखा गया था। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की बॉडी में आरबीसी की संख्या अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा होती है। इसके अलावा जैसे पीलिया, मलेरिया आदि प्रकार की जो बीमारी होती है उन बीमारियों में आरबीसी की जो संख्या होती है वो प्रभावित होती रहती है। इसके अलावा जो आरबीसी है उस आरबीसी में सबसे फर्स्ट बात करें कि रक्ताणु, और इसका जो प्रतिशत अनुपात होता है ब्लड में वो 99%, और उसको बोलते हैं हीमेटोक्रिट। और इस रक्त कणिकाओं में पहली रक्त कणिका आरबीसी जो ब्लड में 99% हिस्से के तौर पर पाई जाती है। और अगली हम दूसरी ब्लड कणिका की यदि हम बात करते हैं, दूसरी ब्लड कणिका है WBC। दूसरी ब्लड कणिका होगी WBC को हम बोलेंगे व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल, या इसको बोलेंगे सवेताणु, या इसको बोलेंगे ल्यूकोसाइट, या इसको हम ल्यूकोसाइट और सवेताणु और WBC के अलावा इसको हम बोल सकते हैं सैनिक कणिका। इसके अलावा जो
हम इस WBC के बारे में बात करने से पहले एक बात बता दे कि सबसे पहली कणिका हमने पढ़ी जो थी रक्ताणु, और दूसरी कणिका हम पढ़ने जा रहे हैं जो है श्वेताणु। और रक्ताणु RBC और श्वेताणु WBC, दोनों का जो अनुपात होता है हमारी बॉडी में वो होता है 600:1। और जो ये अनुपात होता है हमारी बॉडी में 600:1, ये अनुपात किस आधार पर? वो दोनों की संख्या, नंबर ऑफ RBC और नंबर ऑफ WBC, उसके आधार पर। इसमें ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन कि मानव बॉडी में रक्ताणु और श्वेताणु का अनुपात 600:1 होता है। अब हम बात करते हैं WBC या श्वेताणु या ल्यूकोसाइट्स के बारे में। देखिए, जिस प्रकार RBC के अंदर केंद्रक अनुपस्थित था उस प्रकार WBC में केंद्रक अनुपस्थित नहीं होगा, WBC में केंद्रक उपस्थित होगा, WBC में केंद्रक उपस्थित होगा। दूसरी बात, जिस प्रकार RBC में लाल रंग का वर्णक था उस प्रकार WBC में किसी भी प्रकार का कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। इस कारण इस WBC का रंग जो है वो रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। और यह RBC की अपेक्षा आकार में बड़ी होती है, RBC की अपेक्षा आकार में बड़ी होती है। और इस WBC का मेन मुख्य कार्य होता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इसके साथ में कि जो WBC है उस WBC में यदि हम नंबर ऑफ WBC की बात करते हैं तो जिस प्रकार RBC, नंबर ऑफ RBC मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग थी, उस प्रकार WBC या नंबर ऑफ WBC मेल और फीमेल दोनों में समान है, यानी इसकी संख्या दोनों में बराबर है, न कि कम और ज्यादा, जो होती है 7000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर, 7000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर। अब हम बोलेंगे कि जिस प्रकार नंबर ऑफ RBC को काउंट कर रहे थे तो उसी प्रकार नंबर ऑफ WBC को काउंट करने के लिए जो उपकरण होता है, जो यंत्र होता है, उसका नाम भी हीमोसाइटोमीटर होता है, हीमोसाइटोमीटर होता है। उसके साथ में हम बात करते हैं कि जिस आदमी को कैंसर रोग हो जाता है उसकी बॉडी में WBC की संख्या बढ़ जाती है, और जिसमें एड्स रोग है उस एड्स रोगी की बॉडी में WBC की संख्या कम हो जाती है। अर्थात WBC की संख्या यदि बढ़ जाती है तो ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया रोग होने का चांस ज्यादा होता है। जो ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया रोग है वो सिंड्रोम के अंतर्गत भी भूमिका निभाता है। साथ में जो WBC है उसमें WBC में कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना, अर्थात हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी ज्यादा होगी तो उतने ही हमारी बॉडी में रोग होने के चांस बहुत ही कम होंगे। इसके साथ में जो दूसरी कणिका WBC या श्वेताणु या ल्यूकोसाइट, उसके साथ में पहली RBC, दोनों का एक मोस्ट क्वेश्चन, रक्ताणु और श्वेताणु का अनुपात कितना होता है? वो होता है 600:1, 600:1। इसके साथ में हम आगे तीसरी कणिका की बात करते हैं, और तीसरी जो कणिका है वो तीसरी कणिका होगी बिंबाणु। जो तीसरी कणिका है वो है बिंबाणु, या बिंबाणु को हम बोलेंगे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, या इसको हम बोलेंगे प्लेटलेट्स के अलावा रक्त पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु, या इसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। जो तीसरी कणिका बिंबाणु, प्लेटलेट्स, रक्त पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट जो है वो हमारी बॉडी में मेन मुख्य कार्य करती है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। और जो बिंबाणु है, इस बिंबाणु या प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो भी मेल और फीमेल दोनों में बराबर होती है, अर्थात वो होती है 3 लाख
प्रति घन मिलीमीटर, 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। और उसकी संख्या की जो गणना है, उस गणना करने वाले जो यंत्र है उसका नाम होता है हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। इसके साथ में हम यहां पर यह बात करेंगे कि जो बिंबाणु है उस बिंबाणु में भी आरबीसी की तरह ही जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है, जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है। साथ में इसका जो बिंबाणु है, इस बिंबाणु का जो जीवन काल होता है वो होता है करीबन 2 से लेकर 10 डेज तक। और इसका निर्माण भी हमारी बॉडी में अस्थि मज्जा के अंतर्गत ही होता है। यहां पर सबसे मोस्ट बात यह है कि हम कह रहे हैं कि 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर इसकी संख्या हमारी बॉडी में, परंतु यह जरूरी नहीं है कि 3 लाख होना ही अनिवार्य। 2 लाख, 2.5 लाख तक, 1.5 लाख तक भी चलती है, परंतु इसकी संख्या 50,000 के अंतर्गत 30,000, 35,000 या उससे भी कम पहुंच जाती है तो व्यक्ति को डेंगू रोग होने की शिकायत होती है। और डेंगू रोग एक होता है हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट आ जाती है। और उस हड्डी तोड़ बुखार या डेंगू रोग के इलाज में जो इलाज होता है उस समय उस रोगी व्यक्ति को प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है। अर्थात प्राकृतिक तौर पर हम बोले तो जो प्लेटलेट्स है वो बकरी और भेड़ के दूध में सर्वाधिक पाई जाती है, बकरी और भेड़ के दूध में प्लेटलेट्स सर्वाधिक मिलती है। इसके अलावा तरल पपीते के जूस में भी प्लेटलेट्स या बिंबाणु की संख्या मिल सकती है। हम यहां पर बात करें कि जो बिंबाणु या प्लेटलेट्स है उसमें जो संख्या में गिरावट होती है तो जो होने वाला रोग होता है हड्डी तोड़ बुखार या डेंगू रोग। उस हड्डी तोड़ बुखार या डेंगू रोग जो एक प्रकार की बीमारी है वो वायरस जनित बीमारी होती है, वो होती है डेंगू वायरस के माध्यम से। इसके साथ में उसको फैलाने वाला जो मच्छर होता है वो होता है मादा एडिज एगिप्ती मच्छर, जिसको बोलते हैं शाही मच्छर, शाही मच्छर। और उसके इलाज में बिंबाणु या प्लेटलेट्स उस रोगी व्यक्ति को चढ़ाई जाती है। और यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर जो बिंबाणु या प्लेटलेट्स मिलती है वो मिलती है बकरी या भेड़ के दूध में। अब यहाँ पर एक बात हम जो WBC वाली कर रहे थे, उस WBC वाली के अंतर्गत भी यदि हम देखें, जो WBC वाली या श्वेताणु वाली बात थी, उसका निर्माण भी हमारी बॉडी में, उसका निर्माण भी हमारी बॉडी में अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि WBC या श्वेताणु के निर्माण में हमारी बॉडी में एक मुख्य ग्रंथि थाइमस ग्रंथि भूमिका निभाती है। अर्थात थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होने वाला एक हार्मोन जिसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन, वो भी इसके निर्माण में भूमिका निभाता है। इसके साथ में हम यहाँ पर जो मानव ब्लड के अंतर्गत प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं के बारे में बात कर रहे थे, उसमें जो रक्त कणिकाएं हैं वो टोटल 3 है, आरबीसी, WBC और बिंबाणु, रक्ताणु, श्वेताणु और प्लेटलेट्स, जिनमें से आरबीसी और तीसरी जो कणिका बिंबाणु दोनों में केंद्रक अनुपस्थित और जो श्वेताणु दूसरी WBC उसमें केंद्रक उपस्थित। परंतु आरबीसी के अंतर्गत 2 अपवाद स्तनधारी प्राणी है, ऊंट और लामा, उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ में जैसे हमने एक बात की थी कि आरबीसी को सबसे पहले देखा था ल्यूवेनहॉक ने, तो ल्यूवेनहॉक का पूरा नाम यहाँ पर आपको याद रखना होगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके साथ साथ में हम यहाँ पर यदि बात करते हैं कि जो WBC या श्वेताणु है वो 2 टाइप की होती है, 2 प्रकार की होती है। और उसमें से पहला प्रकार होता है कणिका, कणिकामय WBC, और दूसरा प्रकार होता है अकणिकामय WBC। अर्थात कणिकामय WBC में कण के समान संरचना मौजूद और अकणिका में WBC में कण के समान संरचना अनुपस्थित। अर्थात जो हम कोई भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, चाहे CBC टेस्ट हो चाहे अदर ब्लड टेस्ट हो, उसमें WBC केवल WBC ना आकर उसमें अलग अलग आपको दिखाई देता है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स
ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स जो भी होते हैं, वो पांचों के पांचों इस डब्ल्यूबीसी के प्रकार होते हैं। और पांचों के प्रकार इन दोनों के अंतर्गत कैसे डिवाइड करेंगे कि जो पहली डब्ल्यूबीसी है कणिका में डब्ल्यूबीसी, वो 3 टाइप की होती है। उसमें पहला जो टाइप होता है कणिका में डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत, वो पहला टाइप होता है न्यूट्रोफिल्स, और दूसरा टाइप होता है बेसोफिल, और तीसरा टाइप होता है इओसिनोफिल। और जो एकणिका में डब्ल्यूबीसी है उसके 2 टाइप है। पहला होता है उसमें से मोनोसाइट, और दूसरा टाइप होता है ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट। ये टोटल पांचों प्रकार किसी भी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के अंतर्गत हमको दिखाए जाते हैं, न कि केवल डब्ल्यूबीसी। उसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट्स, ये पांचों के पांचों प्रकार दिखाए जाते हैं। और नीचे दिखाई जाती है डिंबाणु या प्लेटलेट्स, और ऊपर आरबीसी और उससे पहले ब्लड का जो आयतन है हमारी बॉडी में वो। ये आपको यहाँ पर खास तौर से ध्यान रखना है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो था मानव ब्लड, और मानव ब्लड के पार्टों के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया। और जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम मिलेंगे अगली बार।